मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अब मैं क्या करूं? देश में 500 से ज्यादा स्थानों पे कार्यक्रम कर लिया मैंने, 200 से ज्यादा पीआईएल फाइल कर लिया। पीआईएल फाइल करता हूं तो कोर्ट कहती है कि ये कानून बदलाव करना संसद का काम है। संसद में इन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो क्या किया जाए आगे? इसके लिए मैं आपसे आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं, आपका तन मन धन से सहयोग चाहता हूं, आपका मार्गदर्शन भी चाहता हूं। जो भी आपको बात ठीक लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी भी व्यक्ति का शारीरिक विकास तो हो, लेकिन मानसिक विकास न हो, आध्यात्मिक विकास न हो, चारित्रिक विकास न हो, तो उसको अच्छा व्यक्ति नहीं कहते। वैसे ही किसी देश का भौतिक विकास तो हो, लेकिन अगर उसका सांस्कृतिक विकास न हो, चारित्रिक विकास न हो, तो उसको अच्छा देश भी नहीं कहते। और भौतिक विकास करने से, जैसे किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास करने से मानसिक विकास नहीं होता, मानसिक विकास के लिए अलग कुछ करना पड़ता है, वैसे देश का भौतिक विकास करने से उसका सांस्कृतिक विकास नहीं होता, चारित्रिक विकास नहीं होता। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, ये एयरपोर्ट बनाने से, रोड बनाने से, ट्रेन चलाने से ये कम नहीं होता। क्योंकि भौतिक विकास अलग है, सांस्कृतिक विकास अलग है, आर्थिक विकास अलग है, चारित्रिक विकास अलग है। इसलिए मैं भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। राम राज्य का मतलब यह हुआ, भारत का जितना भौतिक विकास हो उतना ही उसका सांस्कृतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, उसका मानसिक विकास भी हो। मेरा ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। शिक्षा मंत्रालय अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा है, इसलिए हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कानून मंत्रालय ऐसा कानून नहीं बना रहा है कि खौफ पैदा हो। कोई देश सही तब चलता है जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश हमारी शिक्षा में कोई संस्कार नहीं है और हमारे देश में कानून का खौफ नहीं है। भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बाप से लड़ाई हो रही है, पड़ोसियों से लड़ाई हो रही है, कोई करैक्टर ही नहीं है। करैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि पहले कक्षा से ही इंजीनियर डॉक्टर बनाने पे पूरा फोकस किया हुआ है। उसका मानसिक विकास बच्चे का हो ही नहीं रहा, चारित्रिक विकास हो ही नहीं रहा, उसका आध्यात्मिक विकास हो ही नहीं रहा। इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। गुलामी की इतिहास चल रहा है। जो सबसे बड़ा जिसका हरम था अकबर, आज भी उसको महान बताया जा रहा है। उस अकबर रोड पे कांग्रेस का मुख्यालय भी है, उस अकबर रोड पे सांसद, विधायक, मंत्री और जज रहते हैं। मतलब हमारा चरित्र इतना नीचे चला गया है कि दिल्ली में पूरा वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं। उनको बदलने की कोई मांग भी नहीं कर रहा है, कोई चर्चा ही नहीं होती। ना संसद में चर्चा होती, ना विधानसभा में चर्चा होती है। जबकि दिल्ली के विधायक भी बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी रोड पे रहते और पूरे देश के सांसद भी बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी रोड पे रहते, फिर भी न संसद में कोई आवाज उठाता है, न विधानसभा में उठाता है। अकबर को फिर भी महान बताए जा रहे हैं। इस गुलामी का इतिहास बदलना चाहता हूं मैं गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। यह शिक्षा भेदभाव कर रही है, यह शिक्षा क्लास क्रिएट कर रही है, यह शिक्षा अगड़े पिछड़े का मूल कारण है, यह शिक्षा छुआछूत पैदा करती है। इस शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। एक भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहता हूं। सबको समान अवसर मिले, पूरे देश के सभी बच्चों का सिलेबस एक हो, कम से कम 10वीं तक सबको समान शिक्षा हो, सबको मुफ्त शिक्षा हो। गुलामी के निशान जो चल रहे, अब एक एक निशान अगर हटाएंगे, पहले काशी हटाया, फिर मथुरा हटाएंगे, फिर भद्रकाली हटाएंगे, फिर भोजशाला हटाएंगे, कितने साल लग जाएंगे। एक ही झटके में एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए, हेरिटेज कमीशन बनाया जाए, हेरिटेज बोर्ड बनाया जाए और एक ही झटके में जहां जहां पे गुलामी के निशान हैं उनको सबको रिस्टोर कर दिया जाए। गुलामी के नामो निशान चल रहे और दुर्भाग्य है कि गुलामी के नामो निशान चलते रहे, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां बाकायदा खुलेआम बयान भी दे रही हैं। जब भी कहो बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी का नाम हटना चाहिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कहते नहीं हटना चाहिए। अच्छा, एक एक करके भी हटाया जा रहा है। 1000 से ज्यादा नाम है गुलामी के, अगर एक एक नाम हटाएंगे तो 1000 साल लग जाएगा। इसलिए मेरा मानना है एक भारतीय नामकरण संहिता बननी चाहिए, यूनिफॉर्म नेमिंग कमीशन बनना चाहिए, एक ही झटके में सारे नाम हटा देना चाहिए। मैं इस गुलामी की टैक्स व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। इनकम टैक्स वाले भी परेशान है, जीएसटी देने वाले व्यापारी भी परेशान है, टोल टैक्स, रोड टैक्स, जो दुनिया भर का टैक्स का पूरा बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की योजनाएं लॉन्च करेंगे, कर्जा बढ़ जाएगा, उस कर्जे की भरपाई करने के लिए इनकम टैक्स वालों पे, जीएसटी देने वालों पे, सबके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। कमाने पे कोई खर्च नहीं होना चाहिए, केवल एक्सपेंडिचर टैक्स होना चाहिए। जो जितना खर्च करेगा उतना टैक्स देगा। कमाने पे आप 1 करोड़ कमाओ चाहे 5 करोड़ कमाओ, कोई खर्चा नहीं।
कोई जीएसटी नहीं, कोई टोल टैक्स नहीं, कोई रोड टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, केवल एक्सपेंडिचर टैक्स। जब आप खर्च करोगे तो आप टैक्स दोगे, आप बैंक में रखो, पैसा कमा कमा के बैंक में रखो, कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था लागू होगी तब देश का विकास होगा। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। 2% जमीन है, 4% पानी है, 20% हमारी जनसंख्या हो चुकी है। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। फिर भी बेरोजगारी की बात होती है, कुपोषण की बात होती है, प्रदूषण की बात होती है, सब कुछ बात होती है, लेकिन इस कुपोषण, प्रदूषण, गरीबी, भूखमरी, बेकारी, इसके मूल कारण जनसंख्या विस्फोट की चर्चा नहीं होती। मैं एक हम दो हमारे दो कानून बनाना चाहता हूं, और जो न माने हम दो हमारे दो, उसकी नागरिकता खत्म करने का भी प्रावधान रखना चाहता हूं। और संविधान का आर्टिकल 11 ये कहता है एक सिटीजनशिप कानून होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर लोगों की नागरिकता भी ली जा सके। मैं चाहता हूं कि घुसपैठिए अब यहां अपने आप भाग जाएं, और भाग जाएंगे। केवल जरूरत इस बात की है कि जो भारतीय न्याय संहिता में उसमें एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। जिस दिन घुसपैठियों और उनके मददगारों पे ये 5 धाराएं लगना शुरू हो जाएंगी, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एनआरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। भारत में 5 करोड़ मुकदमों के कारण 30 करोड़ लोग टेंशन में हैं। एक मुकदमे से अगर एक परिवार टेंशन में है और एक परिवार में 6 आदमी हैं, तो 5 करोड़ मुकदमों के कारण 30 करोड़ लोग टेंशन में। मैं इसको बदलना चाहता हूं। मैं झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा वकालतनामा, झूठी जांच, झूठा फैसला, इसको गंभीर अपराध घोषित करना चाहता हूं, बाकायदा कानून बना के। मैं ये फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी एज सर्टिफिकेट, फर्जी विरासत, फर्जी वसीयत, इसको बनाना और बनवाना, यानी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना, दोनों को गंभीर अपराध घोषित करना चाहता हूं और इसके लिए बाकायदा कानून बनाना चाहता हूं। मैं एक जुडिशियल चार्टर लागू करना चाहता हूं। ये तारीख पे तारीख वाला सिस्टम बंद हो जाए, प्रत्येक मुकदमों का फैसला 1 साल में हो। और ये हो सकता है, दुनिया के कई देशों में होता है। दुनिया के कई देशों में तो 3-3 महीने में फैसला होता है, 6-6 महीने में फैसला होता है। 1 साल तो बहुत बड़ी चीज है। भारत में इसलिए मुकदमा सालों साल चलता है क्योंकि यहां गवाहों के बयान चलते रहते हैं। जिस दिन झूठ बोलना गंभीर अपराध हो जाएगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध हो जाएगा, सारे फर्जी मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। कोई किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमा करेगा नहीं। अवैध निर्माण करना गंभीर अपराध हो जाएगा, जमीन पे कब्जा करना गंभीर अपराध हो जाएगा। कोई दूसरे की जमीन पे कब्जा करेगा ही नहीं। और कितने सारे लोग हर साल लाखों लोग मर जाते हैं इस जमीन विवाद में, कम से कम उनकी जिंदगी भी बचेगी जितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। मैं धर्मांतरण को रोकना चाहता हूं और इसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं। जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता, उसी में एक चैप्टर जोड़ने की जरूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। जैसे ही इसमें एक चैप्टर जोड़ देंगे ना भारतीय न्याय संहिता में, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों, मिशनरियों और उनके मददगारों पे 5 धारा लगना शुरू हो जाएगी, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट। जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों की नागरिकता खत्म होना शुरू हो जाएगी, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो जाएगी, आजीवन कारावास, फांसी देना शुरू कर देंगे, धर्मांतरण रुक जाएगा। ऐसे घुसपैठियों के मददगारों की जब 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करेंगे, नागरिकता खत्म करना शुरू करेंगे, आजीवन कारावास, फांसी देना शुरू करेंगे, घुसपैठिए भाग जाएंगे और दोबारा कोई घुसपैठियों की मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं पुलिस चार्टर लागू करना चाहता हूं कि और 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना चाहता हूं कि पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम करे, जनता के लिए काम करे, सत्ता की गुलामी छोड़ दे, पुलिस वालों को भी अच्छी जिंदगी मिले और पुलिस वाले अच्छी तरीके से लोगों के साथ काम कर सके। थाना दलाली का अड्डा बना हुआ, इसको मैं बदलना चाहता हूं, एक पुलिस चार्टर लागू करना चाहता हूं। 1 घंटे में एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो। मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना चाहता हूं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति का काम, कौन सा काम कितने दिन में करना है, बाकायदा राइटिंग में होना चाहिए। मैं एक व्यापार संहिता लागू करना चाहता हूं। व्यापारियों का शोषण भी बहुत हो रहा है। दूसरा, व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे भी खुल रहे हैं। ये हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, ये भारत को बर्बाद कर रहे हैं। अरे हुक्का बार, बियर बार, डांस बार से टैक्स मिल जाएगा ना, उस टैक्स से भौतिक विकास होगा, लेकिन इस हुक्का बार, बियर बार, डांस बार से भारत का चारित्रिक पतन हो रहा है। जब
चरित्र ही खत्म हो गया किसी व्यक्ति का तो जी के क्या फायदा। वैसे जब किसी देश का चरित्र ही खत्म हो गया, किसी देश के सारे युवा नशेड़ी हो गए, किसी देश के सारे युवा गजेड़ी हो गए, किसी देश में अश्लीलता पूरी फैल गई, कोई करैक्टर ही नहीं बचा, तो क्या फायदा उस देश के भौतिक विकास करके, क्या फायदा रेल बना के, क्या फायदा एयरपोर्ट बना के, क्या फायदा बड़ी बड़ी ट्रेन चला के, क्या फायदा हुआ। ये गुलामी की चुनाव व्यवस्था जो चल रही है, जिसके कारण लुच्चे, लफंगे, गुंडे, बदमाश, माफिया पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। इस व्यवस्था को मैं बदलना चाहता हूं कि 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसको मैं उखाड़ के फेंकना चाहता हूं। उसकी जगह एक नया मैं भारतीय चुनाव संहिता बनाना चाहता हूं। हमारे देश में तो ऐसे लगता है करप्शन फंडामेंटल राइट हो गया है। और करप्शन फंडामेंटल राइट इसलिए हो गया है कि 1950 से लेके अब तक 50 लाख करोड़ का घोटाला हो चुका है। 50 लाख करोड़, अगर आप सारे घोटाले 1951 से लेकर अब तक जोड़ लीजिए तो 50 लाख करोड़ का घोटाला। इतना मुगलों ने नहीं लूटा था, इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा था जितना घोटाला हुआ है। लेकिन किसी एक भी घोटालेबाज की न तो 100% संपत्ति जब्त हुई, न किसी एक घोटालेबाज की नागरिकता खत्म हुई, न किसी एक घोटालेबाज को फांसी हुई। और बाकी तो छोड़िए, घोटालेबाज पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। कानून कितना सड़ा हुआ है कि अगर 2 साल से ज्यादा सजा हो जाएगी तो चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं। सजा याफ्ता लालू पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। कितने सारे देश में लोग सजा याफ्ता हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाते तो पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन के दूसरों को टिकट बांटते रहते। ये व्यवस्था बदलने की जरूरत है। ऐसे ही एक विधायिका संहिता की जरूरत है। प्रत्येक कानून की 5 साल में समीक्षा होनी चाहिए। हमारे देश में 100 साल पूर्व कानून चलते रहते हैं, उनकी समीक्षा ही नहीं होती। वो कानून बनने के बाद उसका क्या प्रभाव हो रहा है, अच्छा प्रभाव हो रहा है कि बुरा प्रभाव हो रहा है, ये तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। भाई, कानून एक तरीके से दवाई की जैसा होता है। जैसे अगर आपकी तबीयत खराब है तो तबीयत खराब होने पे आपको दवाई दी जाती है, लेकिन वो दवाई खाने पे बीमारी बढ़ रही है कि बीमारी घट रही है, इसकी समीक्षा डॉक्टर करता है। वैसे ही जब कोई समाज में समस्या होती है, उस समस्या को ठीक करने के लिए कानून बनता है। तो कानून बनने के बाद वो समस्या ठीक हो रही है या समस्या विकराल हो रही है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि हर कानून की समीक्षा 5 साल में होनी चाहिए। ये संसद का जो साल में 3 सत्र है, नहीं, साल में 12 सत्र होना चाहिए संसद का। हर महीने 4 सप्ताह होते ना, हर महीने में 1 सप्ताह संसद चलनी चाहिए। हर महीने के फर्स्ट वीक में, पहले सप्ताह में संसद चले, बाकी 3 महीने सांसद जाके अपने अपने क्षेत्र में काम करें। लेकिन हर महीने, क्योंकि इतने कानून हैं, 6500 कानून है, सभी कानूनों की समीक्षा करनी है। वो तभी हो सकता है जब साल में 12 महीने, हर महीने संसद चले, हर महीने कम से कम 1 सप्ताह के लिए चले, हर सप्ताह 2-3 नए कानूनों की समीक्षा हो, उसमें बदलाव हो, तभी तो देश बदलेगा। जब तक कानून नहीं बदलेगा, शिक्षा नहीं बदलेगी, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये गौतम बुद्ध की भूमि है, भगवान महावीर की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है, एक से बढ़कर एक महान आत्माओं की भूमि है, स्वामी विवेकानंद की भूमि है। इसके बावजूद लफ्ज़ जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, धर्मांतरण चल रहा है, घुसपैठ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अराजकता फैली हुई है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इस पवित्र भूमि को लोग छोड़ छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं। क्यों? क्या वहां ज्यादा अच्छी फसल पैदा होती है? क्या है वहां पे? वहां सुरक्षित लोग महसूस करते हैं। जापान ने, सिंगापुर ने क्या किया है? अपनी शिक्षा व्यवस्था को अच्छी किया, न्यायिक व्यवस्था को अच्छी किया, प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छी किया, करप्शन के खिलाफ कठोर कानून बनाया।